स्वागत है आप सभी लोगों का सामान्य विज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के सुपरफास्ट रिवीजन के लिए जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज का हम लोग अपना पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है। तो बहुत सारे अध्ययन हम लोग अपने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं और यहाँ पर आपको दिया गया है शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जो शैवाल का अध्ययन होता है उसको हम लोग फाइकोलॉजी कहते हैं। फाइकोलॉजी में क्या किया जाता है, शैवाल का अध्ययन किया जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जो शैवाल होते हैं उनकी कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है। तो शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। शैवाल से मतलब आप छोटे पेड़ पौधे समझिए, पेड़ पौधों की भी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है और इसी प्रकार शैवाल की जो कोशिका भित्ति होती है वह भी सेलुलोज की बनी होती है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवाणु की खोज सबसे पहले किसने किया था। तो जीवाणु की खोज ल्यूमेनहॉक ने किया था। तो ल्यूमेनहॉक ने जीवाणु की खोज किया था। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने विषाणु की खोज के बारे में पढ़ा था। तो अगर आपको याद है कि विषाणु की खोज किसने किया था तो इस चीज़ को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो ध्वनि की गति होती है वो कहाँ पर धीमी हो जाती है। तो ये प्रश्न किसी परीक्षा में आया रहा होगा जिसमें 4 विकल्प दिए गए होंगे। तो उन चारों विकल्पों में आपको एक हवा यानी वायु भी दिया था। तो इस प्रकार ध्वनि की जो गति होती है वो वायु में यानी कि हवा में धीमी हो जाती है और ठोसों में जो ध्वनि की गति होती है वो ज़्यादा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ताप के बढ़ने पर ध्वनि की जो चाल होती है वो बढ़ जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सारे प्रश्न वन लाइनर प्रश्न हैं, इनको आपको ध्यान से सुनते जाना है। ये सारे प्रश्न आपको रट जाएंगे, इन्हीं में से कोई ना कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में अवश्य आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायु क्या है। वायु एक गैसों का मिश्रण होता है। तो गैसों का मिश्रण क्या कौन सा होता है, वायु होता है। वायु के बारे में पूछा जा सकता है कि वायु क्या है। वायु एक प्रकार से गैसों का मिश्रण होता है। आगे बढ़ते हैं। वायु किस प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है या वायु किस प्रकार का उदाहरण है। तो वायु गैसों में विलयन का उदाहरण है, यानी गैस में विलयन का उदाहरण एक वायु है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है। तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि वायु में जो ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। 332 मीटर प्रति सेकंड वायु में ध्वनि का वेग होता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ध्वनि की तीव्रता नापने की जो इकाई होती है उसको क्या कहते हैं। तो ध्वनि की तीव्रता हम लोग डेसिबल में नापते हैं। तो डेसिबल में क्या नापते हैं, ध्वनि की तीव्रता नापते हैं। इस चीज़ को आप रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। वायु में वाष्प का घनत्व कितना होता है। तो वायु में जो वाष्प का घनत्व होता है वो 14.4 होता है। तो 14.4 वायु में वाष्प का घनत्व होता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। प्रकाश वर्ष किस चीज़ का मात्रक होता है। तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं और प्रकाश वर्ष इसी दूरी का मात्रक होता है। बहुत लंबे बहुत दूर पर स्थित आकाशीय पिंडों को हम लोग प्रकाश वर्ष के द्वारा नापते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है और अगर इसमें मीटर में बदलना हो तो 10 की 3 घात और आ जाएगी। तो 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। ये मत समझिएगा कि दूरी नापने की सबसे बड़ी जो इकाई होती है वो प्रकाश वर्ष होती है। दूरी नापने की सबसे बड़ी जो इकाई होती है वो पारसेक होती है। प्रकाश वर्ष दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई नहीं है, पारसेक दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जड़ों का रूपांतरित रूप कौन सा होता है, यानी कि ऐसी कौन से चीज़ें हैं जिनको हम जड़ों के रूप में खाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, गाजर और मूली हम लोग जड़ों के रूप में खाते हैं। आपको इस प्रकार से प्रश्न दिया जाएगा कि गाजर और मूली क्या हैं, जड़ें हैं, तना है, फल हैं। तो ये सब में आपको चुनना होगा कि गाजर और मूली को हम लोग जड़ों के रूप में खाते हैं। जड़ों का ये रूपांतरित भाग होता है। आगे बढ़ते हैं। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। तो हमारे शरीर के मस्तिष्क में एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है पीयूष ग्रंथि। उसको इंग्लिश में हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। तो इसी पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह पीयूष ग्रंथि पूरे शरीर की अन्य ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है। तो इस प्रकार पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। 2 वंशानुगत रोग कौन से हैं।
तो ध्यान रखिएगा, वर्णांधता और हीमोफीलिया ये दो वंशानुगत रोग होते हैं, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर जाने वाले रोगों को वंशानुगत रोग कहा जाता है। और उनके उदाहरण कौन से हैं? वर्णांधता और हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता है, और वर्णांधता में ये रोग जिसको हो जाता है तो वह व्यक्ति हरे और लाल रंग में पहचान नहीं कर पाता है। तो इन दोनों रोगों का ये विशेषता है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मनुष्य में वर्णांधता का वर्णन किसने किया था? तो सबसे पहले मनुष्यों में 1876 में वर्णांधता का वर्णन हेर्नर ने किया था। तो हेर्नर ने 1876 में वर्णांधता का सबसे पहले पता लगाया था। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। वर्णांधता से जो व्यक्ति ग्रसित हो जाता है, यानी जो पीड़ित होता है, उसमें किस प्रकार का रोग होता है? तो वर्णांधता में जो व्यक्ति पीड़ित होता है वो हरे और लाल रंग की पहचान नहीं कर पाता है। इसको अभी ऊपर हम लोग बता चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दो वंशानुगत रोग होते हैं, वर्णांधता और हीमोफीलिया। इन दोनों में क्या होता है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखता है। आगे बढ़ते हैं। ये दो प्रश्न यहाँ पर जो दिए गए हैं इसको तो हम लोग कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं जठर रस के बारे में। तो जठर रस कहाँ पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, जठर रस आपके पेट में पाया जाता है। पेट का मतलब आमाशय। तो जठर रस कहाँ पाया जाता है? आमाशय में पाया जाता है। जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपका जठर रस में HCl पाया जाता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ पाया जाता है? जठर रस में पाया जाता है। जठर रस कहाँ पाया जाता है? आपके आमाशय या पेट में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। लाइकेन किस प्रकार के दो सहजीवी उपस्थित होते हैं? तो उसके कहने का मतलब होता है कि लाइकेन में कौन से दो सहजीवी उपस्थित होते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, लाइकेन कवक और शैवालों के मिलने से लाइकेन बनता है। तो जो सहजीवी हैं लाइकेन में वो कौन कौन से हैं? कवक और शैवाल हैं। तो कवक और शैवाल सहजीवी के रूप में लाइकेन में रहते हैं, यानी कवक और शैवाल के मिलने से लाइकेन बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है? तो प्रोटीन का पाचन हमारे शरीर में छोटी आंत में होता है। तो जब पाचन तंत्र आपने पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा कि प्रोटीन का जो पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? तो पाचन तंत्र में बहुत सारे अंग हैं, जिसमें पहला जो अंग होता है वो मुंह होता है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो मुख में कुछ भी जो कूचते हैं तो वहीं से हमारे भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। और इस मुख में प्रोटीन का पाचन नहीं होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ पर जाके होता है? छोटी आंत में होता है। मुख में किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होता है। लगभग 30% कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन इसी मुख में हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? तो हमें सबको पता है पचे हुए भोजन का जो अवशोषण होता है वो छोटी आंत में होता है। तो छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। आगे बढ़ते हैं। हमारे जो मुख होता है उसमें लार पाई जाती है। ये लार क्या करती है? भोजन को गीला बनाती है। इस लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। इसके अलावा दो एंजाइम और होते हैं, लेकिन टाइलिन यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। और लार कहाँ पर होती है? हमारे मुख में होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जिसमें हड्डियों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है? तो मानव शरीर की जो अंगुलियां होती हैं, अंगुलियों में हड्डियों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। भोजन पचाने में कौन सहायक होता है? तो भोजन को पचाने के लिए एंजाइम सहायक होते हैं। ठीक है, भोजन पचाने में कौन सहायता करता है? एंजाइम सहायता करते हैं भोजन को पचाने के लिए। प्रोटीन और हार्मोन्स भोजन को नहीं पचाते हैं। प्रोटीन हार्मोन शरीर की वृद्धि और विकास के लिए उपयोगी होते हैं, और एंजाइम भोजन को पचाने के लिए उपयोगी होता है। आगे बढ़ते हैं। एंजाइम कैसे बनते हैं? तो एंजाइम अमीनो अम्ल से बनते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अमीनो अम्ल कैसे बनते हैं? अमीनो अम्ल प्रोटीन से बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में बदल जाते हैं? तो पाचन क्रिया में जो प्रोटीन होते हैं वो अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। ये अमीनो अम्ल किसका निर्माण करते हैं? ये अमीनो अम्ल एंजाइम का निर्माण करते हैं। एंजाइम का क्या काम होता है? एंजाइम का काम भोजन को पचाना होता है। ये पूरा क्रम लगातार चलता रहता है। आगे बढ़ते हैं। आहार नाल में
स्टार्च के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो स्टार्च का मतलब होता है जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ग्लूकोज, स्टार्च, उनका जो अंतिम उत्पाद होता है आहार नाल में, जब हम लोग भोजन को पचाने का कार्य होता है तो उसमें जो अंतिम उत्पाद होता है वो होता है माल्टोज। तो माल्टोज स्टार्च का अंतिम उत्पाद होता है आहार नाल में, और स्टार्च का मतलब आप यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट से समझते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर में कुल कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? तो जो शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या है वो 20 है, 20 है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। शरीर में ऊतकों का निर्माण कौन करता है? तो कभी कभी आपने देखा होगा कि आपको चोट लग जाती है, आपको हल्की सी जो त्वचा होती है आपकी वो कट जाती है। अब उस त्वचा को भरना आवश्यक होता है, यानी कि वहाँ पर ऊतक का निर्माण बहुत ही आवश्यक होता है। तो ऊतक का निर्माण होता कैसे है? ऊतक का निर्माण प्रोटीन से होता है। इसलिए आज से आप लोग अपने भोजन में प्रोटीन लेना शुरू कर दीजिए। प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऊतकों का निर्माण कौन करता है? तो नए ऊतकों का निर्माण प्रोटीन के द्वारा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो ज़्यादा बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। आपने टूथपेस्ट का प्रचार देखा होगा, उसमें बताया जाता है कि कैल्शियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हड्डियों और दांतों के लिए। तो इस प्रकार हड्डियों और दांतों के लिए इंपॉर्टेंट सबसे आवश्यक तत्व कौन सा होता है? कैल्शियम और फास्फोरस। रट लीजिएगा, कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों और दांतों के लिए सबसे आवश्यक तत्व होते हैं। आगे बढ़ते हैं। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुई थी। तो 1984 में क्या हुआ था? एक रसायन का कारखाना था, कहाँ पर था? भोपाल में, जिसमें गैस का रिसाव हुआ। और कब हुआ था? 1984 में, और जिससे बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे। तो यहाँ से आपसे पूछा जाएगा किस गैस का रिसाव हुआ था? तो MIC का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था 1984 में। कहाँ पर? भोपाल में, जिसे भोपाल गैस त्रासदी हम लोग कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, काला हीरा और काला सीसा किसे कहते हैं? तो काला हीरा आप जानते रहिए, काला हीरा किसे कहते हैं? कार्बोनेट को कहते हैं। कार्बोनेट को काला हीरा कहते हैं। काला सीसा किसे कहते हैं? ग्रेफाइट को कहते हैं। आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा, जो पत्थर लगे होते हैं उसमें कुछ पत्थर काले कलर के होते हैं, तो वो क्या होते हैं? वो ग्रेफाइट होते हैं। तो काला सीसा ग्रेफाइट और काला हीरा कार्बोनेट कहलाता है। आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक प्रश्न है जिसका नाम है जीवन रक्षक हार्मोन्स किसे कहते हैं? तो जीवन रक्षक जो हार्मोन्स होता है वो एड्रीनेलिन हार्मोन्स होता है। एड्रीनेलिन जो हार्मोन्स होता है वो जीवन रक्षक हार्मोन्स होता है। इस चीज़ को आप रट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। पौधों का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेता है? तो पौधों का जो जितने भी हरे कलर में भाग होते हैं वो सारे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेते हैं, लेकिन पौधों का जो सबसे मुख्य भाग है प्रकाश संश्लेषण जो करता है वो होती हैं पत्तियाँ। तो पत्तियाँ प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पौधों में हरा रंग किस कारण से होता है? तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, पौधों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट होने के कारण पौधों का जो रंग होता है वो हरा होता है, और इसी क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक भी कहते हैं। तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ते जाइए, क्योंकि कभी कभी बहुत बार ऐसा हो चुका है कि आपको ऑप्शन में आपने रट के गए हैं हरित लवक, और हरित लवक ऑप्शन में नहीं रहेगा, वहाँ पर ऑप्शन में क्या रहेगा? क्लोरोप्लास्ट। तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ना है आपको विज्ञान में। तो आज के लिए बस हम लोग इतने ही प्रश्न रखते हैं। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अपने अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।